जय सिया राम बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने पहला चैप्टर शुरू करा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। बच्चों, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि भारत के आजाद होने के बाद में क्या क्या समस्याएं थी, जिसमें हमने पढ़ा था एकता का सूत्र, सभी का विकास और लोकतंत्र को कायम करना। इसके बाद हमने पढ़ा था कि आजादी के बाद में हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां थी, कितने लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ के बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ खड़ा होना पड़ा था, अल्पसंख्यक क्या थे, और हमने ये देखा कि किस प्रकार हमारे देशवासियों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वो क्या थी बच्चों, एक देश से दूसरे देश में सेटलमेंट की थी। आज हम बच्चों इसके आगे पढ़ेंगे कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतें एक नहीं होना चाहती थी उनको एक किया था। यहां तक हमने पढ़ा था बच्चों कि भारत में आजादी के समय कुल 565 रजवाड़े थे। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपनी विलय के लिए एक सहमति पत्र पर क्या कहते बच्चों, हस्ताक्षर किए थे। और जिस सहमति पत्र पर यानी एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन किए थे बच्चों, वो क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यानी कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रजवाड़ों को मनाने के लिए हाँ भरवाई, तब एक पेपर पे उनका साइन हुए थे, यानी एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट का नाम क्या बच्चों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। क्यों, ये आपके एमसीक्यू में सवाल आता है बच्चों कि सहमति पत्र कौन सा था जिस पर आजादी के समय साइन हुए थे। जो भी बच्चों इस पे साइन करता था उसका अर्थ क्या था, रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए अब क्या बच्चों, सहमत है। आप एक बार इसको नोट कर ले। चलो बच्चों, आगे देखते हैं कि सरदार पटेल को जिस रियासत को सबसे ज्यादा समय लगा था मनाने के लिए वो थी हैदराबाद। हैदराबाद भारत की एक बहुत ही बड़ी रियासत थी, चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। कहते हैं पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में आते हैं। हैदराबाद का जो शासक था बच्चों, उस समय उसको क्या बोलते थे, निजाम बोलते थे। जैसे राजस्थान में राजा कहा जाता है, वैसे हैदराबाद में क्या बोलते हैं, निजाम कहते हैं। निजाम का मतलब होता है बेटा दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में उसका नाम शामिल होगा। ठीक है। निजाम की इच्छा थी कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। मैंने आपको पहले कहा था कि अंग्रेजों ने जाते समय ये घोषणा की थी कि जो रजवाड़े चाहते हैं अपनी मर्जी से भारतीय संघ में शामिल हो जाए या पाकिस्तान संघ में, या अपनी स्वतंत्र हैसियत बनाए रखना उनको मंजूरी है। इसीलिए जो हैदराबाद का निजाम था उसका नाम था मीर उस्मान अली खान। उसने हैदराबाद की रियासत को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी। निजाम ने 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इसी बीच भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम के साथ बातचीत जारी रही थी। निजाम ने 1947 में भारत में शामिल न होने के मना कर दिया और एक साइन के एग्रीमेंट पर कि हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, और ये 1 साल का एग्रीमेंट था। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के कुछ लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन में जोर पकड़ा। होता क्या है बच्चों, आजादी के समय हैदराबाद की 85% जनसंख्या जो हिंदू थी, उन्होंने निजाम के दमनकारी शासन के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया, और उसमें अधिकतर कौन थी, महिलाएं थी। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन का अग्रिम पंक्ति में थे। होता क्या है, जो हैदराबाद का निजाम था उसने अपना शासन इस तरीके से किया था कि वहां के लोग उनसे खुश नहीं थे, और इसी कारण कहते हैं कि वहां पे एक आंदोलन हुआ जिसमें महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। उसका नाम क्या रखा बच्चों, रजाकार रखा था। रजाकार कौन होते हैं, अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया था। जब आंदोलन का पता लगा निजाम को तो उसे बहुत ही बुरा लगा, और उसने इसको खत्म करने के लिए एक ग्रुप को भेजा, यानी एक सैनिकों के बल के भेजा, और उसने जाके क्या किया, उस आंदोलन को खत्म किया। और वो कौन थे, वो थे रजाकार। यानी उस ग्रुप का नाम क्या था बच्चों, रजाकार। रजाकार का मतलब होता है ये एक तरह का ऐसा ग्रुप था जो बहुत ही अत्याचारी और एकदम है ना, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा हिंसक था। इसने जाके गैर मुसलमानों को यानी हिंदुओं को निशाना बनाया था। आखिरकार 1948 में जब ये बात भारतीय सरकार को पता चलती है तो बच्चों शुरू होता है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो की शुरुआत हुई थी 13 सितंबर को बच्चों। कब हुई थी, 13 सितंबर 1948 को। क्यों हुई थी, इस सेना को ध्वस्त करने के लिए और निजाम के शासन से भारतीय जनता को मुक्त करने के लिए। ये जो ऑपरेशन था कितने दिन चला बच्चों, 5 दिन। और आखिरकार 13 सितंबर को 1948 को निजाम ने क्या कर दिया बेटा, आत्मसमर्पण कर दिया, और भारतीय संघ में हैदराबाद का क्या होता है, विलय
होता है। आप एक बार नोट कर ले, एक बार सब जने। चलिए बच्चों, अब देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बेटा लौह पुरुष कहते हैं भारत का। इनका जन्म 1875 में होता है, इनकी मृत्यु 1950 में। आजादी के आंदोलन के नेता थे, कांग्रेस के ये नेता कहलाए, महात्मा गांधी के अनुयायी थे, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले ही क्या थे, ये भारत के गृह मंत्री थे। देसी रियासतों यानी रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य थे। यानी भारत के लौह पुरुष जिन्होंने भारतीय संघ यानी भारत का एकीकरण किया था। कब किया था? 1948 तक। और सोचा था जो मुश्किल किसमें आई थी? हैदराबाद की रियासत, जो अपन पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं रियासत के बारे में, जो कौन है? मणिपुर। आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उसका नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर के आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। यानी कि एक चुनाव हुआ जिसके अंदर वहां के लोगों ने यह माना कि यहाँ संवैधानिक राजतंत्र होगा, राजा का शासन होगा और हम संविधान को मानेंगे। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको आप क्या कर लेना? नोट। भारत सरकार ने महाराजा को राजी किया कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। 1949 के सितंबर में भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। आखिरकार 1949 को मणिपुर भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार हुआ। आप ये नोट कर ले एक बार इसको भी। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं कि हमने सब रियासतों को एक कर लिया। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? राज्य पुनर्गठन आयोग। देखते हैं क्या है। बंटवारे और देसी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का क्या वो बच्चों? अंत होता है। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती तो अभी सामने ही थी। अब हमने सब रजवाड़ों को एक कर लिया, पर अब ये थी कि हम सीमांकन कैसे करेंगे, यानी कि राज्यों की सीमा कैसे तय करेंगे। क्यों? सबसे बड़ी दिक्कत थी वहां की भाषा। सभी भाषा अलग अलग थे राज्यों की, इसलिए वहां पे लड़ाइयां हो रही थी। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषीय और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी, या ब्रिटिश सरकारों ने जितने क्षेत्र को जीत लिया उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया गया था। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है बच्चों, ये अंडरलाइन कर लेना आप। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब होता है? 1920 में। इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था और राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होने लगा था। तो आपसे पूछ ले, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किस अधिवेशन के तहत होने लगा था? 1920 का अधिवेशन। कौन सा था? नागपुर अधिवेशन। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषीय इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है, देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। कि अगर भाषा के आधार पर वापस से राज्य की सीमा तय कर दी तो इससे देश की अखंडता पर सवाल आएंगे और शायद वो अखंड ना रह पाए। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत जो तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज कौन सी स्थिति है बच्चों? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। वहां पर भाषा के आधार पर लड़ाइयां शुरू होने लगी और उन्होंने अपने अपने राज्य की मांग की। बच्चों अब देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। भाषा के आधार पर भारत में जो पहला राज्य बनाया गया था वो था आंध्र प्रदेश, जिसने अपने लिए क्या किया था बेटा? अनशन किया था अपने भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए। कहते हैं आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। आंध्र प्रदेश के लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए जिसका नाम क्या रखा जाएगा? आंध्र प्रदेश। यानी कि जो मद्रास प्रांत है जहां पर तेलुगु भाषा बोली जाती है उसको एक अलग राज्य बनाया जाए, उसका नाम क्या रखेंगे हम? आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषी पुनर्गठन के पक्ष में थी। जब केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी बच्चों, उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा।
कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस आंदोलन को और किसने बढ़ाया बच्चों? वो थे पोट्टी श्रीरामुलु, जो क्या कहलाते थे? गांधीवादी कहलाते थे, और कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जिन्होंने अनशन किया और भूख हड़ताल पर बैठे। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैल गई। आंध्र प्रदेश में जगह जगह पर हिंसक घटनाएं हुई, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए, पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। 56 दिनों तक ये अनशन चला, जिसमें पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु होती है और आंध्र प्रदेश यानी कि मद्रास प्रांत में उस समय अव्यवस्था फैल गई और कई लोग सड़कों पर उतर आए और आंदोलन को और बढ़ाया और हिंसा करने लगे, जिसमें क्या हुआ बच्चों? फायरिंग होती है और कई लोग घायल होते हैं और मारे जाते हैं। आखिरकार सरकार ने 1952 के दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री ने आके आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की। इस घटना के बाद में आखिरकार सरकार ने घुटने टेके और दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम के राज्य बनाने की घोषणा हुई। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। आप अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? 1953 में। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में एक अधिनियम पास होता बच्चा, वो कौन सा था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो कब पास हो? 1956 ने। और इस अधिनियम ने माना कि जो भाषा के आधार पर हम सीमांकन कर रहे हैं वो बिल्कुल उचित है। इस अधिनियम के तहत भारत में कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। आप इसको एक बार नोट कर ले।